गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक्स। तो इसमें हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे कवर होंगे और बेसिकली ये यूनिट हमारी 18 मार्क्स की होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें हम पहला जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टार्टिंग हम करते हैं किससे? जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं जीन्स की तो उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जीन्स की स्टडी हमारा, देखो जीन्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल में हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो सेंट्रल पोर्शन पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा क्रोमेटिन होता है, ठीक है। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन होगा। अब ये क्रोमेटिन जो है, इस क्रोमेटिन में हमारा हर एक पोर्शन जो होगा उसमें हमारा क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन हमारा किसका बना है? डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके हेल्प से हो रही है? डीएनए के हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल है और इसको हम क्या कहते हैं का? क्रोमेटिन, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन हमारा कंडेंस होता है और ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर हमारा क्या बनाता है? क्रोमोसोम। यानी कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से हो जाएगा? ये क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें हमारे इस तरीके से डिफरेंट जीन्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यानी कि ये जो हमारे हैं, सपोज करो ये जीन है, ये हमारा हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ये जीन है, ये हमारा आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ? क्रोमोसोम की फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोम। एक और चीज़ होती है क्रोमेटिड्स, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम में अगर हम क्या कर रहे हैं? 2 पेयर्स को ले रहे हैं, 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स को ले रहे हैं, सिस्टर पार्ट्स को, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि अगर हम 2 आर्म्स को ले रहे हैं, इन दोनों आर्म्स को, तो ये दोनों आर्म्स हमारे क्या हैं? ये दोनों आर्म्स हमारे क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिड पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। जो हमारे आर्म्स हैं वो हमारे क्या हैं? क्रोमेटिड्स हैं। और क्रोमोसोम जहाँ पे हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है। और जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो इन चीज़ों के बारे में हमारी जो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हमारी किसने दी थी? फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने हमारा क्या किया था? जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले अपनी थ्योरीज दी थी। और मेंडल जो थे, मेंडल हमारे क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, बिशप थे, ठीक है, प्रीस्ट थे, जो चर्च में वर्क करते थे। तो उनके पास अपने खुद के जो वहाँ पे गार्डन्स थे जिनकी वो केयर करते थे। उन गार्डन्स में उन्होंने हमारा क्या किया? 6 ईयर तक वर्क किया पाइसम सटाइवम में, यानी कि पी प्लांट में उन्होंने क्या किया? वर्क किया, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ था 22 जुलाई 1822। तो उन्होंने क्या किया? गार्डन पे अपने हमारे क्या? पी प्लांट्स लगाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो खुद एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने क्या किया? पूरी की पूरी जेनेटिक्स यहाँ पे इन्वेंट की, ठीक है। और उनकी डेथ हमारी हो गई थी जब उन्होंने अपनी थ्योरीज वगैरह दी थी। उनकी थ्योरीज को उतना ज़्यादा हमारा क्या वर्क नहीं मिला, तो डेथ जो थी उनकी 1884 में जब उनकी डेथ हुई, तब तक उनको हमारा कोई ऐसा वेल प्रूव नेम नहीं मिला। लेकिन 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके 16 ईयर्स बाद हमारा 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी वेरिस, कॉलिन्स और ट्रेसमार्क। इसके साथ इनकी
जो कंपनीज थी या फिर जो हमारे साइंटिस्ट के हमारे ग्रुप्स थे, इन्होंने मेंडल के वर्क पे दोबारा काम किया और उन्हें पता चला कि जो भी थ्योरीज मेंडल ने दी थी वो सारी की सारी थ्योरीज क्या थी, करेक्ट थी। तो बेस्ड ऑन दिस हमारा जब 16 ईयर बाद उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, अब ऐसा क्या था कि उस टाइम पे हमारे जो मेंडल थे, मेंडल को हमारा उनके वर्क के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो इसका कारण क्या है रिकॉग्निशन ना मिलने का? उस टाइम पे जो था हमारा क्या था, पब्लिकेशंस जो होती थी, यानी कि अगर आपका जो आर्टिकल्स है या रिसर्च पेपर है वो एक पेपर में पब्लिश होता था तो वो वर्ल्ड वाइड सब जगह पहुंचने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होते थे और पब्लिशमेंट हमारा मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे होता था। तो ये वर्क को पहुँचते पहुँचते उनके हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे मेंडल ने जितनी भी थ्योरी दी थी, तो मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, तो बायोलॉजिस्ट ने कहा कि इनकी जो थ्योरी है ये सारी की सारी थ्योरी हमारे कहीं पे फिट नहीं बैठते, यानी कि ये हमारी हाइपोथेटिकल थ्योरी सी है। ठीक है, तीसरी चीज़ मेंडल ने क्या कहा कि हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ फैक्टर्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। उन्होंने कहा डिस्क्रीट फैक्टर्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं और इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेते हैं। ये मेंडल ने तब कह दिया था जब हमारा क्या, जीन्स का डिस्कवर या फिर डीएनए का डिस्कवर नहीं हुआ था। इन्हीं डिस्क्रीट फैक्टर्स को आज की डेट में हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जीन्स उस टाइम पे पता नहीं था, आरएनए डीएनए के बारे में पता नहीं था, तो सारे के सारे लोगों को ये लगा कि ये जो थ्योरी है ये पूरी की पूरी हमारी हाइपोथेटिकल थ्योरी है, इसलिए इसको हमारा उतना ज़्यादा हमारा रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन 16 ईयर बाद इनके वर्क को दोबारा रिकॉग्निशन क्यों मिला? क्योंकि एज ए मैथमेटिशियन ये थे, तो इन्होंने क्या कर रखा था, अपना सारा का सारा वर्क एक प्रेस्क्राइब वे में रखा था। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस जो हो सकता था वो काफ़ी ज़्यादा इजीली होता था, यानी कि जितना भी उन्होंने पी प्लांट में वर्क किया तो उन्होंने पी में क्या लिए, इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि जो हमारे एक दूसरे से अलग होंगे और ईजिली हमारे व्यूएबल होंगे। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए और उसके बेसिस पे हमारा क्या किया, डेटा एनालिसिस किया। ठीक है, डेटा एनालिसिस किया कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन के पी प्लांट को सेकंड जनरेशन के पी प्लांट के साथ क्रॉस करा रहा हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं 2 वाइल्ड पी या फिर 2 होम फर्टिलाइज पी इनको आपस में फर्टिलाइजेशन करा रहा हूँ या उनका हमारा क्रॉस करा रहा हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे करी थी और उन सब का रिकॉर्ड बना के रखा था। तो जब हीगो डिवरीज इन लोगों ने दोबारा वो चीज़ करके देखी तो सेम रिजल्ट इनके पास आया, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, उनका काम फिर बाद में सक्सेसफुल हुआ। तीसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे कोई भी लिंक जीन नहीं था, लिंकेज नहीं था, यानी कि क्या था, कुछ जीन्स हमारे आपस में लिंक्ड होते हैं, जैसे कि हमारा क्या आई कलर विथ हमारा हेयर कोटिंग। कभी कभी क्या होता है, दोनों के दोनों जीन आपस में हमारे लिंक होते हैं। तो जो मेंडल की थ्योरी थी उसमें कहीं पे भी लिंकेज की बात नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए भी हमारा ये हमारी थ्योरी सही रही। इसके अलावा मेन उनका पी प्लांट सेलेक्ट करने का कारण क्या था, पहली चीज़ क्या थी, पी प्लांट जो था वो हमारा शॉर्ट लाइफ स्पेन का होता है, 3 to 4 वीक्स में इजीली ग्रो कर जाता है। दूसरा, अगर इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है तो उसके लिए हमारा जो फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों इजीली वहाँ पे कराए जा सकते हैं। थर्ड थिंग हमारे क्या है कि जो जनरेशन आएंगी, नंबर ऑफ जनरेशन वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होंगी, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्या है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारे कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारा जेनेटिक्स क्या होता है, किस तरीके से हमारा डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे आगे वो सिचुएशन होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।